Hello everyone. Today's lecture is about second unit of Indian politics since independence. The title of the discussion is Nation Building and its Problem. So the first section that we are going to discuss is Nehru's approach to nation building. तो नेहरू जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया को जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट, डीपली डाइवर्स और इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, उसको एक मॉडर्न यूनिफाइड नेशन स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने के चैलेंज को एक कम्प्रिहेंसिव विजन के साथ अप्रोच किया। नेहरू का मल्टीफेसेटेड अप्रोच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से शुरू हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया with universal adult suffrage, independent judiciary, professional civil services और autonomous election commission द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले रेगुलर इलेक्शंस को स्टैब्लिश किए। ये इनोवेशंस कंटेम्प्रेरी स्केप्टिसिज्म को चैलेंज करते थे, जो कहते थे कि डेमोक्रेसी इम्पॉवरिश्ड हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ में वायबल नहीं हो सकती है। उनके नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का सेंट्रल एलिमेंट था एक डिस्टिंक्टिव सेक्युलर विजन जो रिलीजन को स्टेट अफेयर से अलग रखने पर एम्फेसिस करता था, जबकि सभी फेथ्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट मेंटेन करता था। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और पर्सनल लॉज में रिफॉर्म इनिशिएट करता था व्हाइल रिस्पेक्टिंग कल्चरल सेंसिटिविटीज़। ये अप्रोच एक नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो पार्टीजन से ट्रॉमेटाइज सोसाइटी में रिलीजियस डिवीजन के ऊपर उठ सकता था। नेहरू ने साइमल्टेनियसली एम्बिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टेट लेड प्लानिंग के थ्रू परस्यू किया, प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया। इस चीज़ को अचीव करने के लिए सीक्वेंशियल 5-year प्लान्स इम्प्लीमेंट करके उन्होंने इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश की। उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में डेवलप किया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को बैलेंस करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्रिएट की और फ्यूडल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक प्रैग्मेटिक मिडल पाथ था जो इंडियन कंडीशंस के लिए बनाया गया। नेहरू के नेशन बिल्डिंग विजन में प्रोमिनेंटली साइंटिफिक थिंकिंग और मॉडर्नाइजेशन का प्रमोशन शामिल था। साइंटिफिक एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ एलीट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के एस्टैब्लिशमेंट्स हुए और जनरल पॉपुलेशन में साइंटिफिक टेम्पर के लिए एडवोकेसी दिखाई दी गई और मॉडर्नाइजेशन इम्पल्सेस और कल्चरल ट्रेडिशन के रिस्पेक्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया। इस डोमेस्टिक एजेंडा को एक डिस्टिंक्टिव फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्लीमेंट किया गया था, जो कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट पर सेंटर्ड थी। एशियन अफ्रीकन ब्लॉक में लीडरशिप, वर्ल्ड वाइड डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रिंसिपल के लिए एडवोकेसी और मिलिट्री अलायंस के ऑपोजिशन पर ये पोजीशन इंडिया की मॉरल लीडरशिप को इंटरनेशनली इस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसकी सॉवरेनिटी और डेवलपमेंटल ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए थी। शायद सबसे चैलेंजिंग था नेहरू का इंडिया की इमेंस कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी को अप्रोच करना, जिसमें स्टेट को लिंग्विस्टिक लाइन के अलोंग रीऑर्गेनाइज करना वाइल नेशनल कोहेजन मेंटेन करते हुए, हिंदी को इंग्लिश के अलोंग साइड प्रमोट करना ऑफ कोर्स वाइल रीजनल लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए, इंडिया की डाइवर्स हेरिटेज को सेलिब्रेट करने वाले कल्चरल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना और हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना। इन एफर्ट्स को उनके फेमस कॉन्सेप्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देखा जा सकता है। नेहरू के नेशन बिल्डिंग अप्रोच ने मॉडर्न इंडिया के लिए
क्रूशल फाउंडेशंस स्टैब्लिश किए और रिमार्केबल रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट किया ओवर द टाइम। इसमें सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस थी, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडलिंग, ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और रेगुलरिटी एक्सेसेस जनरेट किए, जिन्हें लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता है, जबकि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ बॉर्डर डिस्प्यूट से एक्सपोज हुई, जो ट्रॉमेटिक 1962 चाइना वॉर में कल्मिनेट हुआ। सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज़ ने कभी कभी फेडरल प्रिंसिपल्स और रीजनल एस्पिरेशन को अंडरमाइन किया, पर्टिकुलरली उन स्टेट्स में जिनकी स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ थी और डीप रूटेड सोशल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने में प्रोग्रेसिव इन्विजन से स्लोअर रहा, डिस्पाइट हैविंग प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस। नेवरदलेस नेहरू का होलिस्टिक अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, जिसमें इंटीग्रेटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सेक्युलर प्रिंसिपल्स, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और कल्चरल प्लूरलिज्म सब था, इन सब ने एक एंड्योरिंग फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, जिसने इंडिया को अलाउ किया है अपना फंडामेंटल कैरेक्टर एज अ डेमोक्रेटिक डाइवर्स रिपब्लिक मेंटेन करने के लिए, डिस्पाइट इनॉर्मस चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ओवर सब्सिक्वेंट डेकेड्स। उनकी विजन जो आइडियलिज्म को प्रैग्मेटिज्म के साथ, मॉडर्निटी को ट्रेडिशन के साथ और यूनिटी को डाइवर्सिटी के साथ ब्लेंड करता है, इसका कंटिन्यूएशन हम आज भी देखते हैं कि अगर हमें इंडिया को स्टैब्लिश रखना है तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। ऑल्दो द सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ लीडर्स, they have modified it, some of them have rejected it, but somehow we all have this consensus that these things are basic to have a stable democracy. अब हम बात करेंगे लेगेसी ऑफ पार्टीशन की, चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट की। 1947 में इंडिया के पार्टीशन ने हिस्ट्री के सबसे बड़े फोर्स्ड माइग्रेशंस में से एक को ट्रिगर किया, जिसमें लगभग 14 से 16 मिलियन लोग न्यूली क्रिएटेड बॉर्डर्स के अक्रॉस डिस्प्लेस्ड हुए और रिफ्यूजी रीसेटलमेंट में अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस प्रेजेंट हुए। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मिलियंस लोगों ने कम्युनल वायलेंस फेस किया, जिनमें से बहुत लोग ट्रॉमेटाइज्ड होके आए हॉरिफिक इवेंट्स विटनेस करने के बाद, जबकि एस्टिमेटेड 2 to 20 मिलियन लोग इस माइग्रेशन के दौरान दे गॉट ब्रूटली किल्ड, हंड्रेड्स ऑफ women got raped and killed, children were brutalized and couldn't reach the home to which they originally belonged. हमने ये सारी चीज़ें अपने पॉप कल्चर में बहुत देखा है, मेरा कहने का मतलब है थ्रू सिनेमा, नॉवेल्स एंड अदर बुक्स ऑल्सो, और हमने कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी जानी है। किसी मूवी में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को विलेनाइज किया गया, किसी मूवी में दोनों पर्सपेक्टिव को दिखाया गया, बट ये चीज़ कॉमन है कि पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, एजेंडा कुछ भी हो, प्रोपेगेंडा कुछ भी हो, देयर वाज अ कॉमन थ्रेड विच नोबडी कुड डिनाई वाज पेन। पेन वाज देयर इन ईच एंड एवरी स्टोरी। तो इस चीज़ से पता चलता है कि अगर आप पार्टीशन की स्टोरी को ट्विस्ट भी कर दो, पार्टीशन की स्टोरी को एज अ प्रोपेगेंडा भी यूज़ करो, या फिर पार्टीशन की आप रियल बातें बताओ, तो एक चीज़ तो कॉमन होगा, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, जो कि है पेन। पार्टीशन रिप्रेजेंट्स पेन इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी पर्सपेक्टिव। अब हम बात करेंगे कि पार्टीशन जब हुआ उस वक्त रियल सिचुएशन में क्या हो रहा था। तो हमने वायलेंस देख लिया, बड़े ही बड़े पैमाने पे वायलेंस हो रहा था, और इन सब चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे, लीडर्स क्या कर रहे थे, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन और रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन,
जिनको ऑलमोस्ट ओवरनाइट सिस्टम्स डेवलप करने पड़े रिफ्यूजीज़ को रजिस्टर करने के लिए, एड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और रीसेटलमेंट कोऑर्डिनेट करने के लिए। दिल्ली, कराची और लाहौर जैसे मेजर सिटीज़ पे इनॉर्मस प्रेशर पड़ा जब रिफ्यूजी पॉपुलेशंस सर्ज हुई, जिससे सीवियर हाउसिंग शॉर्टेजेस हुई, स्प्राउलिंग कैंप्स इमर्ज हुए, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को टेम्पररी शेल्टर्स में ट्रांसफॉर्म किया गया और म्यूनिसिपल सर्विसेज कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेन होने लगी। भी कई चीज़ें हो रही थी, जैसे कि एग्रीकल्चरल रीसेटलमेंट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम शामिल थे, अबैंडन्ड प्रॉपर्टीज़ को सर्वे करने के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए इक्विवेलेंस फार्मूलाज डेवलप करने के लिए भी एक सिस्टम रखा गया, न्यू सेटलमेंट्स क्रिएट करने के लिए भी एक सिस्टम रखा गया और फार्मर्स को दोबारा शुरू करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें पंजाब में रिलेटिवली ज़्यादा सक्सेस मिली बिकॉज ऑफ सिमिलर फार्मिंग कंडीशन अक्रॉस द बॉर्डर कंपेयर टू ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी। इमीडिएट रीसेटलमेंट के अलावा रिफ्यूजीज़ को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में स्ट्रगल फेस करना पड़ा। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड और बिजनेस नेटवर्क खोकर प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी फेस करके और लिमिटेड जॉब्स के लिए लोकल्स के साथ compete करके, although many communities particularly Punjabis and the Sindhis in India or Mujahirs in Pakistan, they both showed remarkable resilience एंड इवेंचुअली इकोनॉमिक सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट किया इन सारी कम्युनिटीज़ ने। सोशली और कल्चरली रिफ्यूजीज़ ने अपनी आइडेंटिटीज़ मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल किया, वाइल समटाइम्स सस्पिशियस होस्ट कम्युनिटीज़ में इंटीग्रेट करते हुए, जिससे न्यू कल्चरल फॉर्म्स हुए और जनरेशनल ट्रॉमा पैदा हुई जो सोशल कोहेशन को अफेक्ट करती थी। इवेंचुअली इस क्राइसिस ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को शेप किया, रिफ्यूजी वोटिंग ब्लॉक के थ्रू कम्युनल आइडेंटिटीज़ को हार्डन किया, अनरिजॉल्व प्रॉपर्टी क्लेम से डिप्लोमेटिक टेंशन्स क्रिएट हुई और रिफ्यूजी नैरेटिव नेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन में पावरफुल एलिमेंट्स बन गए। मिलियंस के इवेंचुअल रीसेटलमेंट के बावजूद कई चैलेंजेस डेकेड्स तक persist करते रहें, including distinct refugee colony identities, ongoing property compensation claims, contested citizenship questions और transgenerational trauma, जिससे ये massive population transfer साउथ एशिया सोसाइटी पर एक continuing influence बना रहा, जो पार्टीजन के ह्यूमन कॉस्ट के बारे में एक कॉशनरी टेल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और ह्यूमन रेजिलियंस का एक टेस्टामेंट सर्व करता है। अब हम थोड़ा कश्मीर के साइड शिफ्ट करेंगे अपने डिस्कशन को। तो कश्मीर प्रॉब्लम पार्टीजन का एक और कॉम्प्लेक्स लेगेसी बन गया, जहाँ प्रिंसली स्टेट के महाराजा ने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चैलेंज किया, जिसे 1947-48 में पहला इंडो पाक वॉर हुआ। इस डिस्प्यूट की वजह से लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ क्रिएट हुए जो कश्मीर वैली से फ्ली हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित और बॉर्डर रीजन के रेजिडेंट्स। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ने रिफ्यूजी क्राइसिस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने बॉर्डर रिफ्यूजीज़ को डिफरेंट तरह से ट्रीट किया, जिससे डिवाइडेड फैमिलीज़ और कंटेस्टेड टेरिटरीज़ में रीसेटलमेंट चैलेंजेस पैदा हुए। यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्वमेंट और सीज़ फायर लाइन ने कश्मीर को एक डिवाइडेड रीजन बना दिया, जिससे बॉर्डर कम्युनिटीज़ कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट, मिलिट्राइजेशन और इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा फॉर डेकेड्स। कश्मीर डिस्प्यूट रिफ्यूजी क्राइसिस से जुड़ी रही है क्योंकि पीरियोडिक वायलेंस ने न्यू वेव्स ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की है, पर्टिकुलरली इन
late 80s, I think in 1989 and in the early 90s में इंसर्जेंसी शुरू होने के बाद जब thousands of कश्मीरी पंडित्स को वैली से जाना पड़ा छोड़ के, जिनमें से कई अभी तक रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। जम्मू और दिल्ली में रहते हैं कई सारे लोग जो कि रिफ्यूजी सेटलमेंट एरिया है, वहाँ रहते हैं। तो जो हमने ये देखा कि पार्टीशन का इम्पैक्ट जो है, पार्टीशन एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, वो चीज़ तो है ही, उसके आफ्टर मैथ्स भी बहुत हुए क्योंकि उसने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की और वो कॉन्फ्लिक्ट फिर धीरे धीरे और भी कई चीज़ों की वजह से ऐसे बढ़ता गया कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो पार्टीशन may be a thing of past, but the aftermath of partition or the post traumatic experiences of partition, it still exists. So you cannot erase partition from the history or from the present of India. अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन नेशन बिल्डिंग के सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में से एक रिप्रेजेंट करता है, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से इवॉल्व होके एक लिंग्विस्टिकली बेस्ड फेडरल स्ट्रक्चर में बदला है, जो रीजनल एस्पिरेशन के हिसाब से अडेप्ट करता रहता है। 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया ने डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड ब्रिटिश प्रोविंसेस और सेमी ऑटोनमस प्रिंसली स्टेट्स के एक पैच वर्क को इनहेरिट किया, जिसको अर्जेंट इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में लाया थ्रू परसुएशन, प्रेशर और स्ट्रेटेजिक कंसेंसेशंस। इन सारे चीज़ों की कॉम्बिनेशन से जो लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट किए, वाइल सर्टन रीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन मेंटेन। इनिशियल स्टेट बाउंड्रीज लार्जली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के अकॉर्डिंग फॉलो करती थी रादर देन कल्चरल या लिंग्विस्टिक लाइंस के, जिससे टेंशन्स क्रिएट हुए क्योंकि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ने अपने स्टेट्स की डिमांड की, पर्टिकुलरली सदर्न इंडिया में, जहां तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा की डिमांड इंटेंसिफाई हुई श्री रामुलु के फेटल फास्ट के बाद 1952 में, जिससे 1953 में आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इसने वाइडर डिमांड्स को कैटलाइज किए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे गवर्नमेंट को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश करना पड़ा इन द ईयर 1953, जिसके रिकमेंडेशंस ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 का बेसिस फॉर्म किया, जो फंडामेंटली इंडिया के इंटरनल मैप को रीड्रॉ किया लिंग्विस्टिक लाइंस के अलॉन्ग। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए। ये रीऑर्गेनाइजेशन while addressing major linguistic demands, all regional aspirations को सॉल्व नहीं कर सका, जिससे फर्दर एडजस्टमेंट हुए, इंक्लूडिंग बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र का क्रिएशन हुआ इन द ईयर 1960, पंजाब का डिवीज़न हुआ पंजाब और हरियाणा में इन द ईयर 1966, और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का स्टैब्लिशमेंट ट्राइबल और एथनिक एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस सब्सिक्वेंट डेकेड्स में कंटिन्यू हुआ विद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के क्रिएशन में इन 2000। हमने 2014 में देखा कि तेलंगाना गॉट डिवाइडेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इट बिकेम अ सेपरेट स्टेट। हमने 2009 में भी देखा जम्मू एंड कश्मीर का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग टेंशन्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के साथ
दोनों चैलेंजेस और रिफ्लेक्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए एक फेडरल फ्रेमवर्क के अंदर जहां हर रीऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, रीजनल एस्पिरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस के बीच नेशनल कोहेशन मेंटेन करने में, वाइल डेमोक्रेटिक डिमांड्स को रिस्पॉन्ड करते हुए रिकग्निशन और सेल्फ गवर्नेंस के लिए मोर लोकलाइज्ड लेवल पर। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लैंग्वेज के ऊपर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के सबसे इमोशनली चार्ज्ड और डिवाइसिव इश्यूज में से एक के रूप में इमर्ज हुआ, जो नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनल आइडेंटिटी के बीच में डीपर टेंशन्स को रिफ्लेक्ट करता है। लैंग्वेज क्वेश्चन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के दौरान इरप्ट हुआ, जहां पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स हुए इस बात पर कि हिंदी या इंग्लिश में से कौन सी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बननी चाहिए। इवेंचुअली आर्टिकल 343 में एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया गया जिसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डेजिग्नेट किया, लेकिन इंग्लिश को 15 ईयर ट्रांजिशन पीरियड तक कंटिन्यू होने दिया, जो अंडरलाइंग टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए इनसफिशिएंट साबित हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 ने सदर्न स्टेट्स के कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश की बाय इंश्योरिंग इंग्लिश का कंटिन्यूड यूज़, लेकिन 1965 में वायलेंट प्रोटेस्ट ट्रिगर किए अक्रॉस साउथ इंडिया जब हिंदी में ट्रांजिशन इमिनेंट लगा। पर्टिकुलरली तमिलनाडु में इंटेंस एंटी हिंदी एजिटेशंस हुए, जिससे रायट, सेल्फ एमिलेशंस और द्रविडियन मूवमेंट की पॉलिटिकल एक्सीडेंसीज हुई, जो तब से तमिल पॉलिटिक्स पर डोमिनेट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की 3 लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना या पढ़ाना, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ने रेजिस्टेंस फेस किया, जबकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमीडिएट टेंशन को डिफ्यूज़ किया ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू, जो इफ़ेक्टिवली इंग्लिश के कंटिन्यूड यूज़ को गारंटी किया हिंदी के अलॉन्ग साइड। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हिंदी साउथ टेंशन तक लिमिटेड नहीं थे, जैसे कि हमने देखा है ईस्ट पाकिस्तान में वायलेंट बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट ने दिखाया, जो इवेंचुअली बांग्लादेश के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया। पंजाबी सूबा मूवमेंट जिसने पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ लीड किया, और महाराष्ट्र और गुजरात में कॉन्फ्लिक्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और एजुकेशनल पॉलिसीज़ के स्टेटस पर। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हुई स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सीज़, नॉर्दर्न स्टेट में उर्दू के स्टेटस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्राइबल लैंग्वेज रिकग्निशन डिमांड्स और एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में ऑनगोइंग डिबेट्स से। टाइम के साथ इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच डेवलप किया एजुकेशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला के थ्रू। 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन के थ्रू स्टेट को रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफिशियल बिजनेस कंडक्ट करने की परमिशन देने से, और इंग्लिश को हायर एजुकेशन, साइंस, जुडिशरी और इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में लिंक लैंग्वेज के रूप में मेंटेन करके। फिर भी लैंग्वेज पॉलिटिकली सेंसिटिव बना रहता है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी डिबेट में देखा जा सकता है कि हिंदी इम्पोजिशन कंसर्न, सोशल मोबिलिटी में इंग्लिश के रोल, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की प्रोटेक्शन की बात, और हमने अभी हाल फिलहाल ही देखा था कि कर्नाटका में देयर वर पीपल, आई एम नॉट सेइंग एवरी कन्नडिगा वाज ट्राइंग टू इम्पोज Kannada on Hindi-speaking people, but there was violent imposition. There were violences against people who were actually Hindi speakers. So language has always been a bone of contention in the process of unity in India. So thank you for watching the video. And if you find this video helpful,
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पाठशाला. अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.